Good morning, everyone. I am audible. यस मैम। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक बार कंफर्म कर देना कि स्क्रीन शेयर हो रही है। विजिबल है आपको स्क्रीन? यस मैम, इट इज विजिबल। ओके। सो हमने कल प्रियम्बल करा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी करेंगे। ये जो सारा का सारा है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है। तो आज हम प्रेसिडेंट मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन है वो हमेशा ही लगभग आता है। तो हम उसको कवर करेंगे मेजरली कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ओके। सो फर्स्ट वी स्टार्ट कि जो पहला क्वेश्चन है आपका वो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। दैट इज कि आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था एचसीएस में कि जो आर्टिकल 52 है, राइट, उसमें मैच द फॉलोइंग था कि आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो साइड में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट। तो आपको थोड़े बहुत आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि हाँ आर्टिकल 52 है वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, या 123 है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। जो मेजर मेजर आर्टिकल्स हैं हमें सिर्फ वही लर्न करने हैं, सारे नहीं क्रैम करने। सो पहला ये है कि आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, और लॉज कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में बाकी पता होता है कि ये सब आते हैं, बट वी डोंट नो कि अटॉर्नी जनरल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। एज वी नो जो प्रेसिडेंट है वो हमारा इंडियन स्टेट का हेड है। तो हमारा जो हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होता है? कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकते हो कि जो गवर्नमेंट का हेड है वो कौन होता है? और स्टेट का मैंने बता दिया कि जो हमारा स्टेट का हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। हमें हमारी गवर्नमेंट को हेड कौन करता है? पीएम मैम, प्राइम मिनिस्टर। सिंपल, लाइक पीएम। जो पीएम होता है वो हमारी गवर्नमेंट को हेड करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट को हेड करता है। जो जितना भी हमारे लॉज हैं जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हमारी जो ट्रीटीज हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो सब की सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही इम्प्लीमेंट होती है। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? ठीक है। हम इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मतलब कि इसमें जो स्टेट के एमएलएस भी होते हैं और हाउसेस के एमपीज भी होते हैं। इतना फर्क तो हम सबको पता ही है कि एमपीज क्या होते हैं एंड एमएलएस क्या होते हैं। जो स्टेट पे होते हैं वो एमएलएस होते हैं, एमपीज होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। दोनों के दोनों ही पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। ठीक है। और जो थर्ड है वो ये कहता है कि यूटीज के लोग भी पार्ट लेते हैं, लेकिन यूटीज में सिर्फ 3 ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या दिल्ली की है, या पौंडीचेरी की है, अब जम्मू कश्मीर की भी है। तो वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रक्स बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना कहीं के भी, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, वो कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेते। इट मीन्स सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हाउस बोथ द हाउसेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और दिल्ली पौंडीचेरी की असेंबली के पार्ट लेते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कोई भी पार्ट नहीं लेता है। ठीक है। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। तो नित्य आप बताओ कि मतलब कौन कौन पार्ट लेता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बोलने में तो आप राइट भी कर सकते हो चैट में। विदु गर्ग आप बता सकते हो? MLAs plus MPs. यस, एमपीज प्लस एमएलएज
ऑफ असेंबलीज इंक्लूड दिल्ली एंड पौंडीचेरी बोथ, और नॉमिनेटेड मेंबर्स इसका पार्ट नहीं होते। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेता है। नेक्स्ट इज, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इस 2 पॉइंट से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूलाज का मतलब सिर्फ यही है कि जो अब हमने पढ़ा कि एमपी और एमएलए दोनों ही वोट करते हैं। जो एमएलए की वोट की वैल्यू बताई गई है कि क्या होती है, कि कितनी वैल्यू होगी, 1 होएगी, 2 होएगी एक एमएलए की वैल्यू, या 3 होएगी, कितनी होगी। और नीचे वाले में बताया गया कि एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होएगी। सिंपल सा आप याद कर लो कि जो एमपी की वोट की वैल्यू है वो हमें सबकी इक्वल होती है। मतलब एमपी ऑफ राज्यसभा की जो वोट की वैल्यू है वही एमपी ऑफ लोकसभा के वोट की वैल्यू होगी। सब एमपीज की वोट की वैल्यू एक है। मतलब अब अगर हम देखें, हमारी अभी क्लास में 4 बच्चे हैं और अगर हम सब एमपी हैं तो हम सबकी वोट की वैल्यू सेम है। अगर 1 है तो सबकी 1 है। ठीक है, लेकिन एमएलए के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अंकित गोवा से है, दोनों हम एमएलए हैं, तो वोट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? तो वो मेरे वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। वाई? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो पॉपुलेशन ऊपर है। मेरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू गोवा, इसलिए अंकित के एमएलए की वोट कम होगी और मेरे वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। ये इसलिए किया गया है ताकि जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट है उनका थोड़ा ज्यादा मतलब की वेटेज रहे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, रादर देन उनका जिनका पॉपुलेशन कम है। क्लियर है ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, कि कैसे वोट की वैल्यू होती है एक एमएलए और एमपी की? एमपी की सबकी सेम होती है और एमएलए की उसकी ज्यादा होती है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है। इसके फॉर्मूला पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं पूछते, वो सिर्फ यही पूछते हैं कि वैल्यू ऑफ एमएलए किसकी ज्यादा होती है या फिर वैल्यू ऑफ एमपी किसकी ज्यादा होती है। चले आगे। आपको क्लियर है वो दोनों पॉइंट्स अंकित? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। आप मुझे एक बात बता सकते हो कि आपको पता है कि इलेक्शंस 2 टाइप के कंडक्ट होते हैं? एक होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम में, अगर हम ऐसे हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, और एक फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। किसी को पता है ये दोनों सिस्टम्स क्या होते हैं? मैम मुझे वो पता है कि ट्रांसफरेबल वोट होती है, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो जो प्रेफरेंशियल कैंडिडेट होता है उसको ट्रांसफर होती रहती है। हाँ ठीक है। ये इसमें प्रोपोर्शनली मतलब कि हम वोट करते हैं, इसका मतलब क्या है बता सकते हो आप? नो मैम। इसमें कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोर्शनल सिस्टम से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अंकित और विधु दोनों प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, ठीक है, और आपको वोट देना है मुझे। अब अंकित को मैंने मान लो प्रेसिडेंट बनाना है, तो आपको कितने वोट चाहिए? आपको चाहिए 50+1। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए आपको। अगर आपको 49 आ रहे हैं, ठीक है, और 51 आप दोनों को ही नहीं आ रहे, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ पर्सन को ही हम इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। ये होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम। क्लियर? यस मैम। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन और फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि जिसको 50% +1 जिसको वोट्स मिलेंगे वही जीतेगा। उसमें ऐसा होता है कि मान लो नित्य, विधु और आप अंकित, आप तीनों इलेक्शंस में खड़े हो, ठीक है। अंकित को सिर्फ इन दोनों से ज्यादा वोट चाहिए, 50 होने चाहिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे वो 30 पे जीत जाए, चाहे वो 40 पे जीत जाए। जैसे हमारे ये एमसी के इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी को सिर्फ 30% वोट मिले, बाकी जो 20% कांग्रेस को मिल गए, 10% इनेलो को मिल गए, किसी को भी मिल गए, ठीक है, लेकिन 30% मेजोरिटी में वो जीत गए तो वो जीत गए। इट डजेंट मीन कि किसी को 50 लेने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है ये? किसी को पूछना है इसमें कि हाँ दोनों में फर्क क्या है? नो मैम। ठीक है, आगे चले। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वो प्रोपोर्शनल सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि ये समझाया गया है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्रोपोर्शनल सिस्टम से होते हैं, ना कि फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम से। ठीक है, इसमें एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर प्रेसिडेंट इलेक्शंस के कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि हाँ ये सही हुए थे या गलत हुए थे, तो इसका कौन डिसाइड करेगा
कि ये सही थे या गलत थे, इसे डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन सही हुए हैं, आप इसको चैलेंज मत करो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस गलत हुए हैं, तो वो गलत हुए। इट्स डिसीजन इज फाइनल। इसके आगे कोई भी मतलब अपील नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है वो वॉइड थे। ठीक है, नेक्स्ट इज, और कोई ना ये सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि ना जो एमएलए थे, कुछ एमएलए ने वोट नहीं किया क्योंकि वहां वैकेंट सीट्स थी, जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो पूरा नहीं था, या कोई एमपी था उसकी डेथ हो गई, वहां पे सीट वैकेंट थी, आपने कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करा लिए। ठीक है, तो कोई वैकेंसी पे ये नहीं कह सकता कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस गलत है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्ले आ गई और उन्होंने बोला कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस गलत हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट, और ये बात 1 महीने के बाद आई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये इलेक्शंस गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ने 1 महीने तक जितने भी बिल्स पे साइन किया वो सारे बिल्स भी वॉइड हो जाएंगे। जब तक वो ऑफिस में है और उसने काम किया है तब तक वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद जो चीजें होंगी वो गलत होंगी। इज इट क्लियर? इसमें यही लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड। क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अंकित? आप तीनों क्लियर को है, क्लियर। विदु आप बताओगे, अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो हम अगर प्रेसिडेंट इलेक्शंस के डिस्प्यूट आते हैं तो आप किसके पास जाओगे? मैम सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड हाँ देयर ये, इज नो फर्दर अपील। ओके गुड। ठीक है, उसके बाद कोई अपील नहीं है और वो फाइनल होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू मेंस, कि हमने क्यों अडॉप्ट किया प्रेसिडेंट इलेक्शंस को इलेक्ट करने के लिए, हम भी मोनार्क बन सकते थे, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट, इट इज जस्ट फॉर मेंस। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है प्रेसिडेंट की, ओथ क्या है और कंडीशंस क्या है। बहुत इजी है, बिल्कुल क्रैमिंग है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। ठीक है, एक तो जो प्रेसिडेंट है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ऑफ कोर्स। वो जितने भी हमारे यहाँ पे हैं वो सब सिटीजन ही होते हैं। कोई भी एनआरआई आके कहे कि हमें एमपी बनना है, एमएलए बनना है, या फिर हमें प्रेसिडेंट बनना है, या हमें सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनना है, कोई नहीं बन सकता। हर बंदे को एक इंडियन सिटीजन होना ही पड़ता है, दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पेपर में दे सकते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं, वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोनों में अलग फर्क है, कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के लिए। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो प्रेसिडेंट बन के भी बैठा है और वो एमपी भी है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन के भी बैठा है और उसकी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और वो उसको भी रन कर रहा है। देर इज नो काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको अपनी जितनी भी सीट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, तो उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलें आगे। यस मैम। ठीक है, आगे दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रैमिंग। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि मान लो अंकित को प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है, तो उसको 50 इलेक्टर्स जो है ना उसको इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो ये बोले कि हाँ अंकित बन सकता है, साइन करें जो, कि 50 इलेक्टर्स हैं, उन्होंने अंकित को सपोर्ट दे दिया, तो वो बन सकता है प्रेसिडेंट, खड़ा हो सकता है, बन तो सारे ही सकते हैं, खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। 50 उसको और लाने पड़ेंगे, मतलब टोटल 100 लाने पड़ेंगे। ठीक है, और उसको 15,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रखना पड़ेगा, कि ठीक है मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसको पता लगा कि उसको 1/6 ऑफ वोट भी नहीं मिले। ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट है ना वो फॉरफिट हो जाएगी, जितने भी उसने मतलब कि रखे, 15,000। तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कितने प्रपोजर चाहिए, क्या है क्या नहीं, जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ, कि वैसे ही बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आपको इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो आपको 50 50 बंदे एज अ प्रपोजर जो आपको बोले कि हाँ जी इसको खड़ा करो,
50 जो आपकी गारंटी दे कि हाँ ये बंदा सही है, ये खड़ा हो सकता है। ठीक है, बाद में पता लगता है कि वोट ही नहीं मिले 1/6, तो आपकी अमाउंट को फॉरफिट कर लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना रट्टा कि 2500 या ऐसा कुछ। अब आप मुझे ये बताओ कि हर कोई ओथ लेता है, जब हम देखते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो ओथ लेता है, कोई भी बनता है, लाइक प्रेसिडेंट बनता है तो भी वो ओथ लगता है। किसी को पता है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी ओथ कौन लेता है? आपको अगर ऐसी जनरल नॉलेज हो किसी को कि प्रेसिडेंट बन गए, आपको ओथ लेनी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हक में काम करेंगे, तो कोई बता सकता है कि मतलब कि कौन लेता, मतलब कौन दिलवाता होगा प्रेसिडेंट की ओथ? एनीबडी, कोई भी बता दो। सिमरन, नित्या, विधु, अंकित, कोई भी। चीफ जस्टिस। हाँ गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को गाइस अगर नहीं भी आता ना तो बोल दो कि नहीं आता, बट बी इंटरेक्टिव इन दिस सेशन, क्योंकि हम जितना इंटरेक्टिव रहेंगे ना हमें उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज इंटरेक्टिव रहो, इतना मतलब हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है कि आप स्पीक कर रहे हो। इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप स्पीक कर रहे हो। अगर आप 5 पार्टिसिपेंट में स्पीक करना सीखोगे तभी आप 50 में सीखोगे, तो प्लीज स्पीक। ओके, सिमरन, नित्या, स्पेशली फॉर यू, प्लीज। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, उसके बाद हम PYQs भी करेंगे, सो प्लीज स्पीक। ओके, सो शी इज राइट कि जो हमारी ओथ है वो कौन दिलवाता है, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन ओथ करता है, सो इट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CGI नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर अवेलेबल है तो वो करा देता है। लेकिन वो ये नहीं पूछता कि CGI अवेलेबल नहीं है तो कौन कराएगा, वो डायरेक्ट पूछता है कि कौन कराता है ओथ। सो आंसर विल बी CGI। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी बहुत सिंपल है। अगला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसकी जो सैलरी है, उसकी जो पेंशन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को कितने पैसे देने हैं, उसकी पेंशन कितनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल कि जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। हाँ, सिंपल, लाइक पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कैसे होगी। ठीक है, इसमें ना आपका एक क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। ठीक है, मान लो कोई प्रेसिडेंट है और उसने अपने टर्म में किसी का मर्डर कर दिया, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, क्रिमिनल केस। लेकिन एक प्रेसिडेंट के ऊपर ना सिविल केस जरूर चल सकता है। ठीक है, उस सिविल केस चलाने के लिए हमें ना 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, एक जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, चाहे वो कोई मर्डर भी कर दे। ठीक है, जब तक वो टर्म में है। लेकिन उसके ऊपर एक सिविल केस जरूर चल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को कि वो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, लेकिन एक सिविल केस चल सकता है अगर उसको हम 2 मंथ का नोटिस दे देते हैं तो। क्लियर? अंकित, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज कि प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म क्या होता है। जनरली जो प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म होता है वो 5 years होता है, लेकिन उससे पहले भी वो रिजाइन कर सकता है। वो रिजाइन किसको करता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये 2 फैक्ट्स हैं कि वो 5 years तक रहता है और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो सिर्फ 2 बार ही इलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ट्रम्प है वो दूसरी बार अपने मतलब कि टेन्योर में है, वो तीसरी बार नहीं आ सकते। लेकिन प्रेसिडेंट में, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट कितनी बार भी आ सकता है, वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के। क्लियर है ये? ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि आपने एक प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। अब आप प्रेसिडेंट को, ऐसा तो नहीं है कि आपका मन करा और हमने रिमूव कर दिया। जो प्रेसिडेंट है वो तभी रिमूव करता है जब उसने कोई गलत काम किया, और उसका गलत काम क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तभी हम उसको मतलब कि इम्पीच कर सकते हैं। क्लियर? उसका ग्राउंड क्या है कि हमें अगर उसने वायलेट कर दिया किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को तभी हम एक प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, लेकिन इसमें याद हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, पूरा प्रोसीजर नहीं याद करना। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट को हम कैसे इम्पीच करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अंकित है, वो प्रेसिडेंट है, हमने इसको इम्पीच करना है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसने एक प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया। ठीक है, तो आप सब जो बाकी जितने भी हमारी क्लास में है वो सब के सब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लोकसभा में प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है या राज्यसभा में प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम राज्यसभा में स्टार्ट करते हैं एक प्रोसीडिंग को। 1/4 ऑफ मेंबर कहें कि हाँ अंकित गलत है। ठीक है, 1/4 ऑफ जो मेंबर है वो कहें कि इसके ऊपर ये चार्जेस हैं और मुझे लगता है कि ये बंदा गलत है, और वो साइन करके दे। ठीक है, साइन कर दिया जी। फिर ऐसा नहीं है कि अंकित को डायरेक्ट बुला लेना, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको 14 डेज का नोटिस भेजेंगे कि 1/4 लोगों ने बोला है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और आपके पास 14 डेज का नोटिस है, आप अपने आप को रॉन्ग प्रूव कर दो, वरना आपके अगेंस्ट में हम मतलब कि प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं आपको इम्पीच करने का। क्लियर है? 1/4 बोलेंगे कि अंकित गलत है। अब अंकित को 14 डेज मिले लेकिन अंकित अपने आप को लाइक बेकसूर नहीं साबित कर पाया, तो उसको बुलाया जाएगा अब कि तेरे चार्जेस हैं, हम रिजोल्यूशन पास करेंगे। और वो जो रिजोल्यूशन है वो कैसे पास होगा? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लो कि अगर राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के 245 मेंबर्स होते हैं, इसका 2/3 अगर बोल देना कि हाँ अंकित को हटा दो तो हम हटा देंगे। ध्यान से देखना, अंकित कल आप क्लास में थे इसलिए आपसे आपको ही बोल रही हूँ, कल हमने मेजोरिटीज की थी, ये वाली जो मेजोरिटी थी हमने एक भी नहीं की थी, हमने 2/3 ऑफ प्रेजेंट किया था। प्रेसिडेंट में क्या होता है? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। क्लियर है ये डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप होते हैं। अगर वो बोल दे कि हाँ जी अंकित को हटा दो तो हम हटा देंगे। अब राज्यसभा से पास हो गया, फिर हम भेजेंगे लोकसभा में, लोकसभा में भी सेम होगा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप वाले अगर लोग बोल देते हैं लोकसभा में कि इसको हटा दो तो हम हटा देंगे। क्लियर है ये? ठीक है, अब मैंने एक चीज बोली कि ये लोकसभा में होता है या राज्यसभा में होता है। इट मींस जैसे इलेक्शंस में स्टेट वाले लोग भी पार्ट करते थे और नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्ट करते थे, ऐसा इम्पीचमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्ट लेते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट पार्ट नहीं लेते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये पूछता ही पूछता है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर स्टेट के भी लेते हैं पार्ट और पार्लियामेंट के भी लेते हैं, लेकिन जब हम हटाते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट पार्ट नहीं लेते। और ये सबसे बड़ी हमारी स्टेबिलिटी की पार्ट है कि आज तक प्रेसिडेंट को कोई भी रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप लोग बोले कि हाँ इसको हटा दो, फिर आगे लोकसभा में भी बोले, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है ना नॉर्मली मतलब कि रूलिंग पार्टी का ही पर्सन होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अभी जैसे थोड़ा सा ना फैक्चुअल ज्यादा हो रहा है तो हम एक बार ना पेजर देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आप मतलब सबको। ठीक है, तो और जो जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था उनको भी पता लग जाएगा कि पेजर क्या होता है और हमें इसको कैसे मतलब पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें 30 मिनट्स हो गए आई थिंक, बट जो अभी न्यू है उनको मैं दिखाऊंगी कि जो पेजर होते हैं उसमें 1 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आई विल शो यू फर्स्ट पेजर कि जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, सो फर्स्ट इज कि 52 टू 78 क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और 52 है जो प्रेसिडेंट का पार्ट है, ये पार्ट 5 में आता है। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शंस में कौन होता है? मेंबर्स इलेक्टेड ऑफ बोथ हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, स्टेट के भी होते हैं, दिल्ली पौंडीचेरी के भी होते हैं, और अब जम्मू कश्मीर के भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते इसका पार्ट इलेक्शंस के प्रेसिडेंट का। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए जो होती है वो उसकी ज्यादा होती है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। ठीक है, एग्जांपल यूपी की ज्यादा होगी कंपेयर टू सिक्किम,
वैल्यू ऑफ वोट ऑफ जो एमपी होता है वो सबका इक्वल होता है। बताया था कि एमएलए का पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है और एमपी का सबका इक्वल होता है। डिस्प्यूट्स कौन हैंडल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, और उनका डिसीजन फाइनल है। क्वालिफिकेशन 35 इयर्स लोकसभा के क्वालिफिकेशंस के लिए होना चाहिए वो पर्सन, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। क्रॉस का मतलब है कि नहीं होना चाहिए। ओथ कौन देता है? सीजीआई। पार्लियामेंट कौन डिसाइड करता है उनकी सैलरी? इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल, किसी प्रेसिडेंट ने मर्डर कर दिया, नो चार्जेस, बट 2 month नोटिस बीइंग रिक्वायर्ड इन सिविल केसेस। रेजिग्नेशन किसको मिलता है? वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट इज इम्पीचमेंट। कब होगा इम्पीचमेंट? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे। चार्जेस क्या है? 1/4 ऑफ हाउसेज अगर साइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर रिजोल्यूशन पास होगा कैसे? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्ट लेगा? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस, मतलब स्टेट के लोग पार्ट नहीं लेंगे। प्रेसिडेंट टू कंटिन्यू बियॉन्ड हिज ये आगे अभी आएगा, हमने पढ़ा नहीं है, हमने यहाँ पे तक पढ़ा है कि नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड। क्लियर है ये सबको? ये सारा पेजर जितना भी हमने पढ़ा है इसमें सब लिखा हुआ है। Yes, ma'am, I have a question. बोलो। That when they impeach the president, हम्म। जैसे वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो वो रेजोल्यूशन चैलेंजेबल होता है या नहीं होता? नहीं, वो चैलेंजेबल मतलब अगर देखो कि बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं कि हाँ Yes, अंदर ma'am. वोट ही खरीद लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि वोट खरीद लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है इस चीजों पे जो कि पार्लियामेंट की होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कि लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है और जुडिशरी अपना काम करता है। करने को सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई पावर है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने बोल दिया कि ये गलत है तो गलत है। लेकिन पार्लियामेंट फिर ना वो हो जाता है कि पार्लियामेंट बोलता है कि हाँ हमें पीपल ने इलेक्ट किया, तुम तो जब आप लोग हो, आप तो पेपर दे के कोई जज बनोगे या फिर लीगल काउंसलर्स बनोगे, लेकिन जो पार्लियामेंट होता है ना उनको पीपल ने इलेक्ट किया होता है। तो वैसे चैलेंज हो सकता है, बट जुडिशरी ऐसी चीजों में नहीं आता है जिसमें इतनी हाई लेवल थिंग्स हो रही हो। ठीक है, Okay, ma'am. क्लियर है ये सब? सारा पेजर क्लियर है आपको? Yes, ma'am. अर्शदीप, अर्शदीप कौर एंड विधु सिमरन, प्लीज आप रिप्लाई करोगे तीनों? Yes, ma'am. अर्शदीप, सिमरन, आर यू देयर? यू गाइस कैन मतलब आप इमोजीज भी यूज कर सकते हो या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई चैट में लिख रहा है क्या? ओके ओके, ठीक है सिमरन, ओके। चले आगे। दिस आगे आपका क्या है? वैकेंसीज। अब वैकेंसीज कैसे क्रिएट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में? देखो, या तो प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया कि हाँ 5 साल हो गए और उसके बाद उसका टर्म पूरा हो गया, ठीक है, या उसको रिमूव कर दिया, ये तो हम पढ़ा है कि इम्पीचमेंट से उसको रिमूव कर दिया, या उसकी अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो गई, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया। उसको डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने उसके इलेक्शंस को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। अगर देखो उसका 5 years कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के उसमें कौन बैठेगा? वही प्रेसिडेंट बैठेगा। अभी मैंने अंकित को प्रेसिडेंट बनाया था और उसके 5 साल मान लो कंप्लीट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट छोड़ के चला जाएगा कि हाँ मेरे तो 5 साल कंप्लीट हो गए। नहीं, वो तब तक बैठा रहेगा जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते और नया प्रेसिडेंट मतलब कि हेल्ड नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो रामनाथ कोविंद जी थे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जब तक जो द्रौपदी मुर्मू बनी नहीं थी तब तक वही सीट पे बैठे थे, वही अपनी सीट को उनको देते हैं जो कि नया मतलब कि नया पर्सन प्रेसिडेंट बनता है। तो इसको हमेशा याद रखना। वो बोलता है पेपर में क्या आता है कि व्हेन प्रेसिडेंट कंप्लीटेड 5 years ही जस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज सीट इमीडिएटली। नो, ही डजंट रिजाइन फ्रॉम हिज सीट इमीडिएटली टिल द सक्सेसर कम। क्लियर है ये? कि जब तक सक्सेसर नहीं आ जाए तब तक वो सीट को नहीं छोड़ता है। अब आता है कि मान लो कि उसकी जो सीट है वो रेजिग्नेशन की वजह से हो गई, रिमूवल हो गया या डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब देखो यार, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ उसकी डेथ हो गई तो ठीक है हम कोई बंदा नहीं रखते प्रेसिडेंट के लिए, खाली रखते हैं। प्रेसिडेंट की सीट कभी खाली नहीं हो सकती। क्यों? अगर प्रेसिडेंट की सीट ही खाली हो गई ना तो हमारे बिल्स कैसे पास होंगे? साइन तो वही करते हैं ना। तो अगर प्रेसिडेंट की सीट इन इन चीजों की वजह से खाली होती है तो कौन आके बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट आके बैठ जाएगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 months तक ही बैठ सकता है।
इसके अंदर अंदर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराने ही पड़ते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि 6 मंथ तक आपको उसके इलेक्शंस कराने हैं। वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता इससे आगे, 6 मंथ से आगे। ठीक है, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो भी बीमार है, तो कौन बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बीमार है, तो कौन बैठेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इससे आगे कोई बीमार है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे टाइमलाइंस है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं तो सीनियर मोस्ट जज। इसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो कौन होता है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो प्रेसिडेंट है क्या वो इमीडिएटली रिजाइन करता है? नहीं, वो इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता। क्लियर है? अब हम ये पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें ना ज्यादा क्रैमिंग के बजाय ना समझने की कोशिश करना कि हाँ ये तो बड़ी जनरल बातें हैं। ठीक है, हमें इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? आपको पता लग गया ना कि इमीडिएटली लाइक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सिंपल पावर्स पे। पावर्स ना मैं आपको बस एक ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगी, इसकी ना लाइंस डायरेक्ट आ जाती हैं। अब जनरली जैसे आपको अब पावर्स में पता है आप क्या पढ़ोगे? आप पावर्स में ये पढ़ोगे कि जो एसेंट होता है बिल का वो प्रेसिडेंट करता है, सबको पता है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है, ये भी सबको पता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है, ये सबको पता है आपको कि जो प्रेसिडेंट होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है। प्लेजर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का मन करा ना अगर हटाना है तो वो हटा सकता है। आप अवेयर हो इस चीज के कि हाँ वो प्लेजर पे काम करता है? अंकित? सॉरी मैम, डोंट नो। अच्छा चलो, हम फिर आराम से ही पढ़ेंगे पावर्स। अब ये जो पावर्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, साथ साथ पूछ लेना कि कौन सी समझ नहीं है, क्योंकि बहुत पावर्स है। आई थिंक अराउंड 25 to 30 पावर्स मिलेंगी आपको। कोई रट्टा रुट्टा नहीं मारना, बस समझना है कि हाँ ये तो हमें पता है, या ये जो हमें नहीं पता हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पावर्स। फर्स्ट पावर इज कि गवर्नमेंट के जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है ना वो रूल्स बना सकता है कि आपने हाउस कोई रूल बना सकता है कि हाँ जी आप ऐसा काम करो, ढंग से काम करो, ताकि जो कंट्री है वो अच्छे से रन हो। सिंपल है कि वो रूल्स बना सकता है। हाँ, ही कैन मेक दी रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई भी अदर बिजनेस के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए रूल बना सकता है, या कोई भी चीज के लिए रूल्स बना सकता है जिसकी वजह से हमारी यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से मतलब कि काम करे। ये यूपीएससी में पूछी गई थी ये लाइन कि दैट प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, और वो उसकी प्लेजर में काम करता है। उसकी प्लेजर का काम में करने का मतलब क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना उसकी टेन्योर फिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को कहीं भी लगता है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वायलेट कर रहा है थिंग्स को, वो गलत काम कर रहा है, तो वो उसको हटा सकता है। ठीक है, अगर वो इंडिया के इतने अगेंस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो इंदिरा गांधी जी थे ना, उन्होंने काफी वायलेशन किए थे फंडामेंटल राइट्स के, काफी चीजें वायलेट की थी। लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ना वो भी इंदिरा गांधी से डरते थे। अगर वो थोड़े स्ट्रांग होते ना और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा स्ट्रांग होता, तो शायद हमारी कंट्री में कभी भी इमरजेंसी नहीं लगती और इतना ब्लैक पीरियड नहीं आता। प्रेसिडेंट खुद ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर थे। हालांकि प्रेसिडेंट एक प्रोटेक्टर और गार्डियन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उसको कहीं भी लगे प्राइम मिनिस्टर गलत काम कर रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि कि आप बहुत गलत कर रहे हो, और आप मतलब कि आपको 5 ईयर ऑफ टर्म हम नहीं कंप्लीट करने देंगे। ठीक है, जो अटर्नी जनरल होता है उसे भी वही अपॉइंट करता है। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी वही अपॉइंट करता है। यूपीएससी का चेयरमैन वो अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन वो अपॉइंट करता है। अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए यूनियन से तो वो 2 मिनट में मतलब प्राइम मिनिस्टर को बुला लेता है कि हाँ जी प्राइम मिनिस्टर आप मुझे बताओ कि क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ना मूवीज में देखते हैं कि अगर हम मिशन वाली कोई मूवी देखते हैं ना, जबकि पुलवामा अटैक वाली कोई मूवी देखी तो हम देखते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है एक फाइल लेके कि हाँ जी ये सब हम करने वाले हैं, कि हम कोई अटैक करने वाले हैं या हम कोई वॉर करने वाले हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो बार बार द्रौपदी मुर्मू के उसमें जाते थे,
मतलब कि मतलब भवन में बताने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए कि हमने कैसे कैसे प्लान किया है। ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह सकता है कि हाँ जी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताओ, या उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताओ, या आपने क्या डिसाइड किया। एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रेसिडेंट ही कमीशन अपॉइंट करता है। लाइक नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, सबके सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इंटरस्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूनियन टेरिटरीज में कोई भी काम करना है, स्पेशली फॉर अंडमान एंड निकोबार और लद्दाख, पौंडीचेरी के लिए, ये सब सॉरी पौंडीचेरी के लिए नहीं, क्योंकि पौंडीचेरी के लिए असेंबली है। इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए भी प्रेसिडेंट ही काम करता है। क्लियर है? शेड्यूल एरियाज के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, सबके सब प्रेसिडेंट रूल्स बनाता है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर है सबको, ये वाली पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स? ठीक है। अंकित आप तो रिप्लाई कर सकते हो, फिर आप क्यों थम्स अप दिखा रहे हो? बी कॉन्फिडेंट एंड रिप्लाई दैट इट इज क्लियर। Yes, ma'am, it's clear. ठीक है, कि अब हमने पढ़ ली कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी होती हैं, कि सब उसके नाम पे होता है, वो रूल्स बना सकता है, एससी कमीशन अपॉइंट कर सकता है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सकता है एवरीथिंग। ठीक है, इसमें से अब ये आई तक है, ए से लेके आई तक, इसमें से कोई भी लाइन आ जाएगी और वो लिख देगा फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट फॉर द नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर है ये? वो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से बहुत चेंज करता है। तो बी आपको फोकस रहना है कि क्या प्रेसिडेंट करता है और क्या प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स कुछ नहीं है लेजिस्लेटिव पावर्स में कि वो क्या करता है, हमें बस ये देखना है। वो लोकसभा के सेशन को डिसॉल्व कर सकता है और उसे बुला भी सकता है। ठीक है, कि अभी हमें मान लो लोकसभा का सेशन कराना है, तो वो बुलाता है कि हाँ जी लोकसभा का सेशन बुलाया जाए। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग के बारे में अंकित आप कल क्लास में थे तो हमने पढ़ा था कि जॉइंट सिटिंग होती है, नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, लेकिन अदर बिल्स में होती है। अगर जॉइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन को ना हेल्ड करता है। जब नई नई पार्लियामेंट बनती है ना, तो हम देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट सबसे पहले अपना मतलब एड्रेस देता है या फिर स्पीच देता है। ठीक है, और हर साल भी वो स्पीच देता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 चल रहा है, अभी हमारे सेशंस चलेंगे लोकसभा के, और जब 2026 के स्टार्ट होंगे ना, तो वो पहला सेशन प्रेसिडेंट ही लेगा। ठीक है, वो हाउसेस में मैसेजेस भेजता है कि हाँ जी आपकी ये बिल पेंडिंग है, या फिर मैंने आपको रिकंसिडरेशन के लिए बोला था। वो कुछ भी बोल सकता है हाउस को। ठीक है, और लोकसभा में ना, अगर मान लो स्पीकर, कहीं स्पीकर की सीट खाली है, डिप्टी स्पीकर की सीट खाली है, तो वो ना पार्लियामेंट को बोल सकता है कि हाँ जी स्पीकर को ना अपॉइंट करो। स्पीकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अभी ना डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी तक खाली है। मोदी गवर्नमेंट में ना, पिछली मोदी सरकार थी और अभी भी जो चल रही है, उसमें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट आई थिंक अभी तक भी खाली है। लेकिन प्रेसिडेंट कोई मतलब कि उनको नहीं बोल रहा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही उसका पार्ट होता है। मतलब प्रैक्टिकल देखिए तो प्रेसिडेंट ना काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बुक्स में कि प्रेसिडेंट बहुत ऊंची पोस्ट होती है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट उनको इतना नहीं बोल पा रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस कराओ, हालांकि ये कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है वो राज्यसभा के, वो जो कि लिटरेचर में अच्छे हों, साइंस में अच्छे हो, आर्ट में अच्छे हो, या सोशल सर्विस में अच्छे हो। वो 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी अपॉइंट करता था, लेकिन अब ये रिपील हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसक्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में हम बैठे हैं सारे के सारे, और मैंने बोला कि मैं मतलब सही इलेक्शन से नहीं आई हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मसल का या पावर का बहुत यूज किया है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है ना, वो इलेक्शन कमीशन से डिसाइड करके करेगा कि हाँ जी इनको पार्लियामेंट में बैठने देना है या नहीं बैठने देना। ठीक है, क्लियर है ये आपको ना? वैसे है, जब हम थोड़ा पॉलिटी में और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे मतलब चीजें होती है। अभी मैंने आपको प्रेसिडेंट बोला, लेकिन अगर आप सबको राहुल गांधी वाला केस याद है कि जब उन्होंने कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स बोली थी, लेकिन उनका जो केस था ना वो कोर्ट में चला था, ना कि प्रेसिडेंट बीच में आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 2 तरीके हैं डिस्क्वालीफाई करने के। एक तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डिस्क्वालीफाई करता है, और एक कोर्ट वाला जरिया है। ठीक है, और एक और जरिया है वो है स्पीकर वाला।
एक तो कोर्ट वाला जरिया है कि हाँ भाई, जो कोर्ट है वो ट्रायल करेगा कि हाँ ये इंसान मतलब कि बैठना पार्लियामेंट में बैठने के लायक है या नहीं है। तो जब राहुल गांधी का जो केस था वो पार्लियामेंट मतलब कोर्ट में चला था ना, तब कांग्रेस ने ये एलिगेशंस किए थे कि भाई इनका कोर्ट कोर्ट में क्यों लेके गए हो केस, प्रेसिडेंट को लाओ ना बीच में, इलेक्शन कमीशन को लाओ बीच में। ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ट्विस्ट करने के लिए ना सब लूप होल्स का यूज करते हैं। क्लियर है ये आपको जी तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एच में, कि हमें ना अगर मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, सीएफआई हमारा एक फंड होता है जहाँ पे हमारे सारे पैसे होते हैं इंडिया के, कंट्री के। अगर आपको वहां से कुछ भी निकालना है, कोई भी पैसा निकालना है सरकार को, तो उसको प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको स्टेट की कोई भी बाउंड्री चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का तो पूरा नक्शा चेंज कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने प्रेसिडेंट से पहले पूछा था और बताया था कि हम ना ये चेंज करने वाले हैं, आप हमारा साथ ही देना। ठीक है। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं। अंकित, कल हमने ना एक चीज पढ़ी थी जिसमें हम मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट की ना कोई प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, वो आप बताओगे क्या था वो? टू प्रेजेंट द बिल्स। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स थे वो, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो ना, तो आपको प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जी मैम। यस। हाँ। तो अगर इसमें तो प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ रही है कि अगर आपको बाउंड्रीज चेंज करनी है या फिर मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है। ठीक है। इट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है। अगर हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया और चेंज कर दिया तो वो सारी अमेंडमेंट्स नहीं होती। अमेंडमेंट सिर्फ वही होती है जो स्पेशल मेजोरिटी से पास की जाए। जो भी चीज सिंपल मेजोरिटी से हो रही है ना, उसे हम एक लॉ कहते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का ना नक्शा चेंज कर दिया, ये सब सिंपल मेजोरिटी से होता है, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहते, हम ना उसे इन जनरली कह देते हैं। बट बुकिश लैंग्वेज में वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। इसे हमेशा याद रखना कि कोई भी सिंपल मेजोरिटी से कुछ भी पास हो रहा है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ लॉ पास्ड इन अ पार्लियामेंट। ठीक है। क्योंकि उसमें हमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई स्पेशल मेजोरिटी से कोई भी चीज पास हो रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फॉर एग्जांपल जीएसटी। ठीक है। जब जीएसटी पास करने वाले थे तो उसमें पूछा गया था प्रेसिडेंट से कि हाँ जी हम कर लें या ना करें। ठीक नहीं पूछा गया था, सॉरी। तो इसलिए हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मानते हैं। या जम्मू कश्मीर का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, हम बस ना न्यूज में बोलते हैं कि हाँ संविधान को चेंज कर दिया ये वो, तो हम उसे अमेंडमेंट समझ लेते हैं, बट वो एक लॉ की तरह पास होता है क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट के पास एक बिल आता है तो उसके पास तीन मतलब कि वो होते हैं, कि या तो वो हाँ कर दे, या तो वो ना कर दे, या फिर वो बिल को रिटर्न कर दे। क्लियर है? अगर वो जो उसने बिल रिटर्न किया है, अगर उसके पास वो वापस आ जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर हाँ ही करना पड़ेगा। ही हैज नो चॉइस कि वो उनको ना कर दे या फिर दोबारा वापस भेज दे। ये सबको पता होता है, या तो वो हाँ करते हैं या फिर वो ना करते हैं या फिर वो वापस भेज देते हैं। ठीक है। और अगर वो वापस किया हुआ बिल उसके पास दोबारा आ जाता है तो ही हैज टू साइन इट। क्लियर है ये? ठीक है। अ, अंकित, कल वाली आप क्लास में थे, आप मुझे बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? मैम उसको रिकंसिडरेशन के लिए वो दोबारा भेज सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को? यस मैम। नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सॉरी, बिल, ही इज बाइंडिंग। यस। हाँ ही इज जस्ट बाइंडिंग ऑन इट। ही हैज टू से यस। इट इज बीइंग, ये कैसे मतलब 24 अमेंडमेंट ने कहा था कि इसको हाँ ही करना है। ठीक है। क्लियर है? आगे हम यस चलते हैं। मैम। हाँ। अगर देखो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, अब जैसे प्रेसिडेंट होता है वो तो सेंटर पे होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के सेंटर पे कौन होता है? गवर्नर होता है। तो गवर्नर के पास भी तीन चीजें होती है, या तो वो हाँ बोल दे, ठीक है, या वो ना बोल दे, या फिर वो बिल को रिटर्न कर दे, सेम जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। उसके पास ना एक और चीज भी होती है। उसके पास क्या होता है कि वो गवर्नर है, वो ये बोल सकता है कि मैं आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है ना, वो प्रेसिडेंट को दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बिल ले लेता है, अगर प्रेसिडेंट कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेज दो बिल, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडरेशन करके वापस प्रेसिडेंट को भेज देता है,
अब प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर को बिल के ऊपर मतलब कि साइन करना है। तो डिफरेंस है कि अगर सेंटर का कोई रिकंसिडर बिल आ गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रिकंसिडर बिल आ गया तो उसको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर। इसे हमेशा याद रखना। आपको डिफरेंस समझ आ गया सबको? मैम रिपीट कर दो एक बार। देखो मैं ना आपको एक चीज समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, और अंकित सेंटर का पर्सन है, और विधु आप स्टेट के पर्सन हो, ठीक है। अंकित का बिल आता है पहले मेरे पास। तो अंकित का बिल आया मेरे पास, मैंने कहा कि नहीं यार तुम्हारा बिल अच्छा नहीं है, इसको दोबारा रिकंसिडर करो। तो अंकित ने कहा कि मैं रिकंसिडर करता हूँ, ठीक है, और फिर वो मुझे दोबारा बिल भेज देता है सेंटर का। अब मुझे साइन करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर का बिल है, ठीक है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब कि हाँ मैं ना कर दूं या दोबारा वापस भेज दूं, बिकॉज इट इज अ सेंटर बिल। अब विधु आप हो, आप स्टेट के पर्सन हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है। गवर्नर ने आपका बिल ना मुझे भेज दिया, मैंने कहा ठीक है भेज दो। मैंने आपका बिल देखा, मुझे आपका बिल नहीं पसंद आया, मैंने आपको वापस भेज दिया। आपने रिकंसिडर किया और आपने चेंजेस किया, आपने फिर से मुझे भेज दिया प्रेसिडेंट को। अब बताओ मैं आपके अब बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, नहीं है, राइट। अब आप मैं मतलब प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज होल्ड आल्सो। इट, यस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इट मीन्स जो स्टेट है वो बहुत, स्टेट के पास जो पावर्स है वो सेंटर से कम है, कम है, ठीक ठीक है। है। अब हम आगे चलते हैं। ये भी सिंपल है, आप सबको ही पता होता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है। अभी जैसे आप सबको ये बेसिक चीज तो पता है ना कि मान लो ऑर्डिनेंस हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे वीटो होगा या फिर कुछ भी हो रहा है, ये सब प्रेसिडेंट खुद नहीं करता, मतलब एक्चुअल में वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करता है। जो प्रेसिडेंट है ना वो खुद का कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसको एक ऑर्डिनेंस भी पास करना है ना तो उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 74 और 75 कि प्रेसिडेंट का मन किया कि हाँ आज ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगा, ठीक है। उसके पास सिर्फ एक कुछ ही डिस्क्रिप्शंस होती हैं प्रेसिडेंट के पास, अदरवाइज वो सब कुछ बाउंडेड होता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। क्लियर है? अगर आपने मान लो कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ना ऑर्डिनेंस पास कर दिया, जैसे फार्मर्स जो लॉज थे ना वो ऑर्डिनेंस से पास हुए थे, ठीक है, मैंने उसको पास कर दिया, और लोकसभा का कोई सेशन नहीं चल रहा तो उसको पास रखा है मैंने, मतलब मैंने ऑर्डिनेंस इसलिए पास कर दिया क्योंकि ना एक हाउस सेशन में नहीं है। ऑर्डिनेंस ना तभी पास होता है जब एक हाउस सेशन में ना हो, ठीक है। तो मैंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, लेकिन लेकिन उस ऑर्डिनेंस को ना मुझे सिंपल मेजोरिटी से या पास करवाना पड़ता है जब लोकसभा दोबारा, मतलब कि उसका सेशन स्टार्ट होगा विद इन 6 वीक्स, ठीक है। मान लो कि आज मैंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और लोकसभा का सेशन है 6 महीने बाद, जब उसका सेशन स्टार्ट होगा ना तो मेरे पास सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम है कि मैं उस ऑर्डिनेंस को फटाफट पास करवा लूं, वरना वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। आगे कोई भी रिपोर्ट है यूनियन पब्लिक यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, सीएजी की, वो सब पार्लियामेंट के आगे प्रेसिडेंट ही रखता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडमान एंड निकोबार और दादरा एंड नगर हवेली या लक्षद्वीप के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना वो प्रेसिडेंट बनाता है। दमन एंड दीव के लिए भी, लद्दाख के लिए भी, ये सब प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। इसे हमेशा याद रखना। क्लियर है? मतलब कि इसका अपर हैंड होता है इन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। इसे याद रखना क्योंकि वो ये लिख सकता है कि जो पार्लियामेंट रूल्स बनाता है इनके लिए, कि लद्दाख के लिए, दमन एंड दीव के लिए या अंडमान एंड निकोबार के लिए, नहीं, पार्लियामेंट नहीं बनाता, ये बनाता है प्रेसिडेंट। क्योंकि ये जो टेरिटरीज है ना ये थोड़ी सी मिलिट्री उसमें है, लाइक जो लक्षद्वीप है ये सब उस साइड है ना, मतलब कि इंडियन ओशंस के आसपास पड़ता है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल्स बनाता है हमारी मिलिट्री, हमारी मतलब स्ट्रोंग दिखाने के लिए कि प्रेसिडेंट यहाँ पे उसका पूरा दबदबा है, ठीक है। चले आगे। आगे ना फाइनेंशियल पावर्स है, जैसे कि हमने यहाँ 2 बिल पढ़े थे कि हम कोई बाउंड्रीज को अल्टर नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बिना, वैसे मनी बिल को भी नहीं इंट्रोड्यूस कर सके विदाउट हिज प्रायर रिकमेंडेशन। हमें मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की वो लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, जो आपका बजट आप देखते हो ना फेब्रुअरी में जो बजट मतलब कि स्पीच होती है बजट की, वो जो बजट की स्पीच होती है ना उससे पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि हाँ जी हम बजट पास कर रहे हैं, हम ले कर देना स्टेटमेंट, तो वो उसको देता है कि हाँ
बजट है वो पास हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट ही प्रेजेंट करता है, और फिर आगे फाइनेंस मिनिस्टर उसके सारे डिटेल्स पढ़ता है। ठीक है, तो इट ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज यूनियन बजट। कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट, मान लो कोई मिनिस्ट्री है, आप सब मिनिस्ट्रीज हो, डिफेंस मिनिस्टर को मान लो मेरे को 1,000 करोड़ देने हैं, ठीक है, आप प्रेसिडेंट से बिना पूछे नहीं दे सकते, यू हैव टू आस्क हिम कि ये ग्रांट है, हम उसे दे दें या ना दें। ठीक है, नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी गिवन विदाउट हिज रिकमेंडेशन। कोई कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी से भी पैसा नहीं निकाल सकते, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भी पैसा होता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी पैसा होता है, दोनों के दोनों ही हम नहीं निकाल सकते विदाउट हिज परमिशन। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था, हमारे खर्चे बहुत हो रहे थे, तो हमें प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है कि हाँ जी हम पैसे निकाल लें, तो वो अगर बोल देता है कि हाँ निकाल लो तो वो निकाल लेते, हम निकाल सकते हैं। फिर आगे है कि वो फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये फाइनेंशियल पावर्स आपको क्लियर है? अगर कोई पावर पूछेगा ना वो, तो वो फाइनेंशियल पावर्स ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है ना कि क्या क्या, जैसे कि मनी बिल है, कोई ग्रांट हमें लेनी है, या सीएफआई से पैसा लेना है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा लेना है, सबका सब कैसे होगा जब हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे। आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। ठीक है, वो सीजीआई को अपॉइंट हमारा प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को हम वही अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर उसको किसी से एडवाइस चाहिए, मान लो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एडवाइस चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि हाँ जी हमें ना एक एडवाइस चाहिए एक पर्टिकुलर बिल पे, आप हमें दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ जी मानना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट बोल देगा उन्हें कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हम आगे पढ़ेंगे कि पार्डन क्या होता है, रिप्रीव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रिमिशन क्या होता है। ठीक है, सब हम पढ़ेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी बहुत ज्यादा पावर्स होती है, कि मान लो अंकित एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, और उसके किसी दोस्त को ना डेथ सेंटेंस दे दिया, तो उसको अब अपनी दोस्त की हेल्प करनी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि इसकी डेथ सेंटेंस को ना वो इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उसको खुलेआम छोड़ सकता है। अगर आपको आई थिंक रिमेम्बर हो कि गुजरात राइट्स के ना कुछ मतलब कि सिटीजन वो थे, मतलब पर्सन्स थे जिनके ऊपर रेप केसेस चल रहे थे, और उनको बाहर निकाल लिया था। क्योंकि गवर्नर ने ना उनको वो कर दिया था, मतलब उनकी सेंटेंस को या तो कम कर दिया था आई थिंक, और उनको बाहर निकाल दिया था बेल में। इसका काफी प्रोटेस्ट हुआ था। गवर्नर के पास भी ये पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर्स होती हैं, पर दोनों में कुछ फर्क होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो कोर्ट मार्शल के केसेस को भी हैंडल कर सकता है जो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल के केसेस मतलब नेवी के केसेस, आर्मी के केसेस, इन सब के केसेस। यूनियन लॉ से रिलेटेड कोई केस है, कोई उसमें मतलब कि अपनी पनिशमेंट ले रहा है, तो उसको वो कम कर सकता है, या फिर वो उसको खत्म भी कर सकता है। ठीक है, डेथ सेंटेंस को वो खत्म कर सकता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अंकित वाला, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर्स। ये बहुत इजी है। अगर आप जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो घूमते रहते हैं मतलब बहुत सारे कंट्रीज में, तो वो किसके नाम पे घूमते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। जितनी भी ट्रीटीज होती हैं उसका साइन प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। मिलिट्री पावर्स मतलब एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, सबके सब प्रेसिडेंट उसका कमांडर होता है। इमरजेंसी पावर्स के ऊपर पूरा चैप्टर है कि इमरजेंसी पावर्स जो है वो कौन लगाएगा, वो प्रेसिडेंट लगाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस क्लियर? मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चले। आगे वाला बहुत इजी है, आप सब पढ़ चुके हो। वीटो पावर। वीटो पावर जो होती है वो आर्टिकल होता है हमारा 111। ठीक है, आर्टिकल जो 11 होता है वो हमारा वीटो पावर का होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। वो एसेंट दे सकता है, ही में गिव इज एसेंट, हाँ बोल सकता है, ना बोल सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है। ठीक है, इसमें एक चार्ट आएगा, इसमें हाँ ये जो चार्ट है ना ये हम पढ़ेंगे ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आएगा हम तब पढ़ेंगे। इसमें बस आपको पता ही है कि हम, इसलिए हम इस पे डीप नहीं जाएंगे। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, ना कर दिया बिल्कुल ही। इट रेफर्स टू प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एसेंट, मतलब कि उसने बिल्कुल ना कर दी कि हाँ मैं इस पे बिल पे साइन नहीं करूंगा। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि उसने बिल को क्या कर दिया, वापस भेज दिया फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, उसने रिकंसिडर करने के लिए उसे वापस भेज दिया। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब है कि बस उसने बिल को पकड़ लिया और बोला, ना ही हाँ बोला, ना ही ना बोला, और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए बोला। क्लियर है ये?
बहुत ईजी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सेम स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी ये चीज होती है जो कि आर्टिकल 200 में होता है। जो गवर्नर है वो एसेंट दे सकता है, हाँ बोल सकता है या फिर ना बोल सकता है, या वो रिटर्न कर सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना, या तो वो गवर्नर का भी सेम है, या वो हाँ बोले या वो ना बोले या फिर वो रिटर्न कर दे, लेकिन उसके पास एक और चॉइस भी होती है, डेट इज प्रेसिडेंट, की वो प्रेसिडेंट को दे दे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास हम पढ़ चुके हैं अभी, जो उन्होंने विधु ने पूछा था कि आपने क्या बोला, वो सब यही है। ठीक है, अब मान लो कि प्रेसिडेंट के पास आ गया बिल, अब प्रेसिडेंट के पास भी तीन तीन उसके पास वो है, मतलब कि अल्टरनेटिव्स, या तो वो उसको बिल को हाँ कर दे, या फिर वो उसे ना कर दे, या फिर उसे क्या कर दे, रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। अगर रिकंसिडरेशन के लिए उसके पास वापस बिल आता है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उस बिल को साइन करे। ठीक है, तीनों केसेस समझ आ गए आपको? क्लियर है सबको? मैम एक डाउट है मेरा, जैसे अभी मैम एक केस हुआ था जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग दी थी कि प्रेसिडेंट को विद इन स्पेसिफिक टाइम या तो उसको रिजेक्ट करना होगा, वो होल्ड नहीं करके रख सकते। आप सही कह रहे हो कि आप वो होल्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल वो होल्ड कर मतलब कि करते, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है अभी। ऑफ कोर्स इसकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि मतलब कि आपको वो विद इन अ पर्टिकुलर डे देना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है ना, फिर भी इसको ना बार बार चैलेंज किया जाता है। एक केस ऐसा आएगा सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर, जब प्रॉपरली बोल, जैसे कि केशवानंद भारती केस था, ठीक है, उसमें बार बार बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड नहीं करना। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने किया था ना, उसके आगे भी उन्होंने क्या क्या किया था, 42nd अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, फिर आगे इमरजेंसी पावर्स लगा दी, अपने इलेक्शंस को पता नहीं कहाँ पे बोल दिया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फिर से मिनर्वा मिल केस आया और उसको बहुत स्ट्रिक्टली बोला, और धीरे धीरे फिर चीजें सेट होने लग गई। ठीक है, अभी तो ठीक है रूलिंग दे दी है, बट आई कि फिर भी ना ये केसेस आपको देखने को आगे भी मिलेंगे, जब गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल दे देगा, प्रेसिडेंट उसको रखे रखेगा ताकि वो उसको बिल ना पास करना पड़े। ठीक है, स्ट्रिक्टली जब बार बार केसेस आएंगे और बार बार पार्लियामेंट को, सॉरी एग्जीक्यूटिव को जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा ना, तब जाके वो मानेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये चीज कि प्रेसिडेंट को मतलब कि देना ही देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ये एक ना स्टिफ सा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोल रहा है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को बोल रहा है, तो ये तीनों ना आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखना, क्योंकि अभी वैसे नहीं होगा, लेकिन कभी भी मेजोरिटी गवर्नमेंट आएगी ना, तो ये चीजें फिर से होंगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब अपर हैंड आ जाएगा ना, फिर चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, जब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट गाइडलाइंस देगा कि हाँ 14 दिन के अंदर वापस करो, नहीं तो हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया ना सारा, ये तीन केसेस। पहला केसेस प्रेसिडेंट के पास बिल आया, सेकंड केस स्टेट गवर्नर के पास ही बिल आया, थर्ड गवर्नर के पास बिल आया था लेकिन उसने आगे प्रेसिडेंट को दे दिया। ठीक है, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कंफ्यूज होते रहते हैं ना कि कौन सा बिल वो रिटर्न करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा चार्ट है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ शेयर होएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि उसको रिटर्न कर सकता है, उसको हाँ कर सकता है, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तीनों चांस है उसके पास। मनी बिल में क्या होता है, वो उसको ना बोल सकता है। ठीक है, उसको लेकिन वो ना मतलब उस सॉरी एक मिनट, वो उसको हाँ बोल सकता है, उसको ना बोल सकता है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखना कि मनी बिल जो है ना वो रिटर्न नहीं होता है, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होता, ये कहने के लिए कि हाँ इसको रिकंसीडर करो। ठीक है, मनी बिल को रिकंसीडर करने लग गए ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल ही मतलब कि उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जो मनी बिल्स होते हैं ना वो बहुत आराम से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो देश की फाइनेंशियल उसके रिलेटेड होते हैं। तो या तो जो प्रेसिडेंट है वो उसको हाँ बोलेगा या फिर उसको ना बोलेगा, और जनरली ना वो हाँ ही बोलता है। क्यों? क्योंकि वो ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी परमिशन से तो वो हाँ मतलब कि वो पास हो रहा है, उसके नाम पे तो वो पास होता है। ठीक है, जब बजट आपको मतलब बजट प्रेजेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही प्रेजेंट होता है, तो वो उसको ना क्यों ही बोलेगा जब उसके नाम पे ही हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है ये? तो जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसमें तीन चीजें हैं, हाँ ना रिटर्न। मनी बिल में आप हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में आप सिर्फ हाँ ही बोलोगे। ठीक है, ये था सेंटर से रिलेटेड कि सेंटर में क्या क्या होता है। अब गवर्नर क्या क्या कर सकता है? अगर उसके पास कोई ऑर्डिनरी बिल आ गया तो सेम तीनों चीजें हैं उसके पास, हाँ बोल सकता है, ना बोल सकता है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग मनी बिल सेम है, या तो वो उसको हाँ बोले या फिर वो उसको ना बोले। ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकता। अगर गवर्नर मनी बिल प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है, भेज देता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास भी यही है कि वो हाँ बोले या ना बोले। कुल मिला के जो क्रक्स है ना मनी बिल का, कि आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर में होती नहीं, हमने कल पढ़ा था। क्लियर है ये? इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं, जैसे स्टेट्स के बिल होते हैं तो वो कैसे पास होते हैं? गवर्नर पास करता है ना, आपको बताया था ना। मान लो आप स्टेट के पर्सन हो, आपने कोई बिल पास किया, आपने गवर्नर को दे दिया, उसने या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है या आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक और चॉइस होती है उसके पास कि उसने प्रेसिडेंट को भेज दिया। ऐसे पास हो जाते हैं, गवर्नर साइन कर देगा तो बिल पास हो जाएगा। मैम अगर ओके। ऑप्शन आया मनी बिल्स में कि हम्म। वेदर द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द मनी बिल्स, तो वो मतलब थ्योरी के बेसिस पे चलेंगे ना कि हाँ कर सकता है? हाँ, वो वैसे भी हाँ हाँ रिजेक्ट कर सकते, मैंने आपको वैसे बोला, वो करता नहीं है रिजेक्ट। हाँ ठीक है, मतलब हाँ, वो रिजेक्ट भी कर सकता है और मतलब ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड कि उसे वो पास करना ही पड़ेगा। मतलब ना ऑब्लिगेटेड पता है क्या होता है? जैसे एक होता है पॉकेट विटो, और पॉकेट विट जो पॉकेट विटो होती है ना, उसमें ना प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है, लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी एक्शन नहीं, उसको कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक हाँ है। या ना। ठीक है। ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकता, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, उसके पास कोई पॉकेट विटो नहीं है। ओके मैम, विद होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। क्लियर है? और यस सेम, मैम। सेम विद स्टेट। मान लो कि गवर्नर ने उसको स्टेट का मनी बिल दे दिया कोई, ठीक है, उसमें भी उसको या हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा। वो रिटर्न नहीं कर सकता वापस कि हाँ इसको रिकंसीडर करो। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स में वो कर सकता है रिकंसीडर करने के लिए, कि हाँ रिकंसीडर करो उसको। क्लियर है ना ये सबको? यस मैम। अगर अभी भी सिमरन आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लो। मैं एक मिनट चैट का एक बार हाइड करके, आपको कोई दिक्कत है तो। सिमरन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम कि इन इस चार्ट में, क्योंकि इस चार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चले फिर। यस मैम। ठीक है, अब आता है ऑर्डिनेंस। ये आपका सारा चार्ट वाला है कि क्या कैसे कैसे वीटोज होती है। अब हम ऑर्डिनेंस पे आते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस होता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस को ना हम पेजर से करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है ऑर्डिनेंस। ठीक है, हम इसको पेजर से करते हैं कोशिश। ठीक है, और हम वीटोज भी कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे थे ना, कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने मतलब अपने टर्म से ज्यादा, मतलब कि 5 इयर्स के बाद इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता है जब तक सक्सेसर नहीं आता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करता है 6 मंथ्स तक। ठीक है, जो पावर्स हैं बहुत सारी थी, इसलिए मैंने बुक से बोला कि आप बुक से करो। वीटो आर्टिकल 111। एब्सोल्यूट का मतलब होता है विद होल्ड कर लिया, कि मना कर दिया कि नहीं नहीं करेंगे पास। सस्पेंसिव का मतलब होता है रिकंसीडर, और पॉकेट का मतलब होता है इनएक्शन। 24 अमेंडमेंट याद है? अंकित को याद होगी क्योंकि उन्होंने कल की क्लास ली है। अंकित, यस मैम। बताओ 24 अमेंडमेंट। मैम, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था कि। नहीं 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 नहीं, जी। 24 अमेंडमेंट, वो तो 39 एंड 42 है। सॉरी 20, मैम। हाँ, 24th अमेंडमेंट इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा हाँ ही करेगा। ठीक है, हमने अभी चार्ट पढ़ा था ना ये वाला, दिस वन, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें सिर्फ वो हाँ बोलता है, रेटिफाई, ही हैज टू से यस ओनली। ये 24 अमेंडमेंट से आया है कि प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ना करने का। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, तो प्लीज 24 ये याद रखना।
नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 होता है। ऑर्डिनेंस पास करने के ना कुछ एसेंशियल्स होते हैं कि तभी आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास करने के लिए क्या फर्स्ट है कि आपके दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आपका कोई एक हाउस ना सेशन में नहीं होना चाहिए। मान लो आपके दोनों हाउस सेशन में, आप बड़े आराम से बिल पास कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। आपका एक हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए, इसलिए ही आप ऑर्डिनेंस पास करोगे, ठीक है। क्योंकि फिर बहाना आ जाता है ना कि हाँ हमारा सेशन, हमारा एक हाउस सेशन में नहीं है, हम बिल कैसे पास करेंगे, तो आप ऑर्डिनेंस से पास कर सकते हो। ऑर्डिनेंस का मतलब, ऑर्डिनेंस की वही सेम पावर होती है जैसे एक लॉ की होती है। ऑर्डिनेंस हम इसलिए, ऑर्डिनेंस जो वैसे तो हमारे जो लॉज होते हैं वो लेजिस्लेचर पास करता है, जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पास करता है। कि ना अभी लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है, लेकिन एक लॉ की बहुत जरूरत है, इसलिए हम ऑर्डिनेंस को पास कर देते हैं। ऑर्डिनेंस तो आप सबको पता होगा ना कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, या नहीं पता है तो हम थोड़ा डीप जाएंगे और मैं आराम से पढ़ाऊंगी। मैम आप, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा आपको कोई आइडिया नहीं है ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैम इट्स अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, बट इतना डिटेलिंग में नहीं पता। हाँ मतलब आपको ये तो पता है ना कि एक एक काइंड ऑफ लॉ है जो लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, यस मैम, एग्जीक्यूटिव बनाता प्रेसिडेंट पास करता है फॉर है। टाइम बीइंग। हाँ कि मतलब काइंड ऑफ की टेम्परेरी काइंड ऑफ थिंग कि चलो हम्म। जब तक कि जब सेशन, तक सेशंस वो दोबारा नहीं हाँ ठीक है आते ठीक है थे। बस। तो पहला, एक सेशन में नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई मतलब कि अर्जेंसी होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ यार सही में अर्जेंट है और सेशन नहीं है तो हमें पास करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस, ठीक है। पहले ना इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि नहीं, जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है ना बहुत है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसको फिर रेक्टिफाई किया गया कि ऐसा नहीं होगा, प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है ना हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फार्मर लॉज थे वो चैलेंज हो गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो ये कह रही थी कि इसकी बहुत अर्जेंसी थी, लेजिस्लेचर सेशन में नहीं थी, इसलिए हमने फार्म लॉज थे वो ऑर्डिनेंस से पास कर दिए, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना ये चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और जो ये ऑर्डिनेंस है ना, ये उन्हीं पे ही लॉज बना सकता है जिसपे पार्लियामेंट बना सकती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट पे बना देंगे कि हाँ भी स्टेट के सब्जेक्ट्स पे उन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया सेंटर की एग्जीक्यूटिव ने। यही प्रॉब्लम थी फार्म लॉज में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम, उसको ऑर्डिनेंस से पास किया। फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड था जो कि स्टेट का पार्ट है, वो भी गलत हो गया। फिर प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका फार्मर लॉज। उसकी सिर्फ यही प्रॉब्लम थी। लॉज कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि लॉज अच्छे नहीं होते, लॉज का जो प्रोसीजर होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने जान के लेजिस्लेचर को बाईपास किया और उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया, जिसकी वजह से वो लॉज को वापस लेना पड़ा। क्लियर है? और कोई भी ऑर्डिनेंस है ना, वो फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ना ही आप ऑर्डिनेंस से कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला सकते हो कि आपने सोचा कि हम ऑर्डिनेंस लाके ना कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देते हैं। यू कांट अमेंड एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, ठीक है। क्लियर है? ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। एक, सेशन में नहीं होना चाहिए एक हाउस। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को हम चैलेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर जो, जिस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है उसी पे ही प्रेसिडेंट लॉज बना सकता है। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है उसको नहीं छीन सकते और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा मन किया कि सब कुछ है, सेशन में नहीं है और सेटिस्फाई भी हूँ मैं, ठीक है, तो क्या मैं ऑर्डिनेंस पास कर सकती हूँ विदाउट द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? क्या मैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकती हूँ एज अ प्रेसिडेंट? यस मैम। नहीं कर सकती मैं। अंकित, मैं कुछ नहीं कर सकती एज अ प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रेसिडेंट ना मतलब एक काइंड ऑफ रबर स्टैंप होती है बस, उसको हर चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करना होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। हम कुछ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के नहीं कर सकते। जो नहीं, जो हम कर सकते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम कर सकते हैं। सिर्फ तीन ही चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट बिना उनसे पूछे, ठीक है। इसे हमेशा रिमेंबर रखना। मैंने जब पेपर दिया था तो मेरा गलत था।
पता नहीं क्या क्वेश्चन था और मैंने कहा था कि नहीं, हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके मैम। विदु क्लियर है? हाँ जी मैम, ये आर्टिकल 75 है मैम। हाँ, हम भी आगे पढ़ेंगे 74 ओके एंड 75। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डिनेंस होता है कंप्लीट 123 व्हेन हाउस इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट टू बी सेटिस्फाइड बट कैन बी चैलेंज्ड ओनली इन पार्लियामेंट लॉज। जिस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है उसी पे ही प्रेसिडेंट बना सकता है, स्टेट में नहीं घुस सकते। फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस से। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई ऑर्डिनेंस करना है पास जिसमें मुझे ना टैक्स के कुछ चेंजेस लाने हैं, तो मैं कर सकती हूँ ऑर्डिनेंस के थ्रू। कोई टैक्स चेंजेस लाने हैं मुझे, अंकित आप बताओ, अगर मुझे कोई टैक्स में चेंजेस लाने हैं तो मैं ऑर्डिनेंस के थ्रू कर सकती हूँ? मैम मे बी। हाँ, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई जो मैं नहीं कर सकती ऑर्डिनेंस से, एक फंडामेंटल राइट्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर, मेजर यही है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती, अदर मैं कुछ भी कर सकती हूँ जिसपे पार्लियामेंट लॉज बनाती है। क्लियर? चलें आगे। ओके। यस बस अब मैं, हाँ, आपको बुक में दिखा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन नॉट इन सेशन, अगर कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, जब वो सेटिस्फाई होगा तभी हम, मतलब कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा तभी हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ये। ठीक है, 38 अमेंडमेंट ने कहा था कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल है, लेकिन इसको रेक्टिफाई कर दिया था 44 अमेंडमेंट में, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी जी थे जिन्होंने अपनी पावर को एक्यूमुलेट करने के लिए बोला कि हाँ, प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन ही फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट इज, जिस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं उसी पे हम बना सकते हैं। जो ऑर्डिनेंस है वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। क्लियर? अगर आपने कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर, जब भी सेशन होगा 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको उसको पास कराना है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ 6 वीक्स। कैसे 6 मंथ कैसे आया? कि फॉर एग्जाम्पल एक सेशन है, ठीक है, लोकसभा का, और वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब वो 6 महीने के बाद ही आएगा ना सेशन, तो अब इस बीच में ऑर्डिनेंस आ गया, तो 6 महीने तक तो ऑर्डिनेंस के पास फुल वो है कि हाँ वो चल सकता है, कोई सेशन तो होगा नहीं और ना ही उसको कोई मतलब कि चैलेंज करने वाला है, क्योंकि हम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, सेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद तो सेशन होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आपको हर 6 महीने के बाद सेशन करना ही करना है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी कि पहले और दूसरे सेशन में सिर्फ 6 महीने का फर्क होगा, और बाकी हम 6 हफ्ते तक, हमने पता ही है कि हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है? 6 महीने 6 हफ्ते, 6 वीक्स। क्लियर है ये आपको 6 मंथ कैसे आया? यस मैम। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनेंस कंप्लीट होता है। आगे आपकी पार्डनिंग पावर्स है। ठीक है, ये बहुत इजी है, 72, आर्टिकल 72 है। पार्डनिंग पावर्स का मतलब होता है कि मतलब प्रेसिडेंट के क्या क्या राइट्स हैं, कि वो किसी को हेल्प कर सकता है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट गलत दे दिया या फिर कोई भी मतलब कोई रिग्रेस पनिशमेंट है उसको वो कम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो यूनियन, अगर कोई बंदा है, मान लो अंकित को कोई सजा होगी और मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसको यूनियन लॉ के अंडर सजा होनी चाहिए। अगर वो स्टेट का कोई लॉ है तो मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, गवर्नर इन्वॉल्व होगा। क्लियर है ये? ठीक है, यूनियन लॉ के अगेंस्ट में हो, कोर्ट मार्शल का कोई केस हो, मैं हैंडल कर सकती हूँ, या फिर डेथ सेंटेंस को खत्म करना हो। क्लियर? ये 3 चीजों में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो सकता है पार्डन करने के लिए। पहला, यूनियन लॉ हो, सेकंड कोर्ट मार्शल के केसेस में, या फिर डेथ सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर है? आगे कुछ नहीं है कि पार्डन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि पार्डन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट में पनिशमेंट को कम कर सकता है, वो इसको स्टेट कर देगा। वो कहेगा जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन और स्टेट दोनों में कर सकता है। आप कहोगे नहीं, गलत है, क्योंकि जो स्टेट में है वो गवर्नर करता है और यूनियन में प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, वो बोलेगा कोर्ट मार्शल में नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, नहीं, कोर्ट मार्शल में वो कर सकता है। इसे ये 3 चीजें याद रखना, फर्स्ट इज यूनियन लॉ, सेकंड इज कोर्ट मार्शल, एंड थर्ड इज डेथ सेंटेंस को भी वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट इज पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि आप अंकित ने ना कुछ मर्डर वर्डर कर दिया, इतने केसेस थे उसके ऊपर,
मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने पार्डन कर दिया इसको कि कोई केस नहीं है, जा तू फ्री है, ठीक है, तो दिस इज पार्डन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई ना बहुत रिग्रेस सी पनिशमेंट थी, मैंने उसको थोड़ा ना कम लाइटर पनिशमेंट में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई डेथ सेंटेंस थी, मैंने उसे कहा कि डेथ सेंटेंस को ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दो, ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्यूटेशन। रेमिशन क्या होता है कि मैंने ना पीरियड को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 7 साल का पीरियड था किसी का, मैंने कहा इसको 2 साल कर दो, इसने काम अच्छे किए, ठीक है, कि 7 साल का पीरियड मैंने 2 साल में कर दिया। नेक्स्ट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है, तो मैंने ना थोड़ा उसको लाइटर सेंटेंस दी, रिस्पाइट फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन लाइक डिसेबल पर्सन, प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है कि मैंने ना अभी कहा कि ना, मतलब जो इसका सेंटेंस है, जैसे कि डेथ सेंटेंस है, स्पेशली डेथ सेंटेंस में होता है ये, कि किसी का डेथ, फॉर एग्जांपल अंकित का डेथ सेंटेंस था, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसकी डेथ सेंटेंस को रोकने के लिए, तो मैंने इसका केस होल्ड पे रख दिया कि रुक जाओ अभी 1 महीने, लेट मी डिसाइड। पार्डन का मतलब तो ये होता है कि बस डेथ सेंटेंस फ्री कर दिया मैंने, उसी वक्त ही फ्री कर दिया। रिप्राइव का मतलब होता है कि मैंने होल्ड पे रख दिया, जस्ट स्टॉप फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट मी डिसाइड कि मैं क्या करूंगी इसके साथ। क्लियर है आप सबको? रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट, रेमिशन, पार्डन। एक आधा अगर आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि रिस्पाइट क्या होता है, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट सब कुछ कर सकता है। यूनियन लॉ में करता है, स्टेट लॉ में करता है, यूनियन लॉ में करता है। डेथ सेंटेंस को कर सकता है, हाँ कर सकता है। कोर्ट मार्शल के केसेस को हैंडल कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा ना एक बार अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ना फैक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, कोई भी बता देना कि जो प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, डेथ सेंटेंस को मतलब फ्री कर सकता है, यस मैम। ठीक है। यस। और हाँ, और जो प्रेसिडेंट है वो मतलब कि ना स्टेट लॉ के केसेस में जो लोग इन्वॉल्व है पनिशमेंट में, उसमें भी इंटरफेयर कर सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो। उसमें नो। कौन आएगा फिर? गवर्नर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को कम कर सकता है? यस मैम, वो एलआई में कन्वर्ट कर आई सकता है थिंक नो मैम, गवर्नर नहीं कर सकता। हाँ, हम ये आगे पढ़ेंगे अंकित, कोई बात नहीं, हम आगे वाले पैराग्राफ में ये वैसे ही पूछ रही थी कि जो गवर्नर होता है वो डेथ सेंटेंस पे कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। गवर्नर स्टेट लॉ पे करता है, और वो डेथ सेंटेंस पे कुछ भी नहीं कर सकता, और वो कोर्ट मार्शल में भी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल में प्रेसिडेंट करेगा, डेथ सेंटेंस में भी प्रेसिडेंट करेगा, ये सिर्फ दो चेंजेस है, बाकी सब सेम है गवर्नर और प्रेसिडेंट का। आपको एक बार दिखा देती हूँ लिखा हुआ। जो प्रेसिडेंट है कैन पार्डन सेंटेंसेस बाय कोर्ट मार्शल, जो कि गवर्नर नहीं कर सकता। वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, जो कि गवर्नर नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। क्लियर? बट मैम एक समझ? क्वेश्चन है मेरा। जैसे द बोलो। स्टेट लॉ में, स्टेट लॉज में प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, उसमें उसमें डेथ गवर्नर हो। पेनल्टी है? हाँ जी। अगर अंडर द स्टेट लॉ अगर कोई डेथ पेनल्टी है हाँ तो जी, उसमें कौन एक्ट करेगा? उसको प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि वो डेथ पेनल्टी है ना। ओके। ठीक है, समझ गए ना? अब आप क्लियर हो गया? जी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक बस यही है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही डीप है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट, वैसे हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ना प्रेसिडेंट को कुछ देखना पड़ता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि प्रेसिडेंट कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ नहीं है, जैसे कि जिसने भी दया मांगी है प्रेसिडेंट से, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ जी हमें ना प्रेसिडेंट से आमने सामने बात करनी है, वो प्रेसिडेंट है देश का। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल सामने बोलेगा कि हाँ जी मेरी प्रेसिडेंट से मीटिंग करा दो, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट ले सकता है कोर्ट का, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आपको ये लगता है कि हाँ प्रेसिडेंट का मन करा एक दिन उठ के कि इसको माफ कर दो, तो वो माफ कर देगा, नहीं, उसको हर चीज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछनी पड़ेगी। और उसको कोई मतलब रीजन देने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कि हाँ जी हमने आपका जो मतलब जजमेंट है क्यों चेंज किया, उसकी मर्जी है इसलिए उसने किया। हालांकि अगर वो मेलाफाइड है, बहुत ज्यादा ही मेलाफाइड है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि बहुत मेलाफाइड है तो सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल रिव्यू ले सकता है।
क्लियर है ये? ठीक, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे लेता है। ठीक है, क्योंकि सबको यही लगता है जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ी पावर है, इसमें क्या पीएम से पूछना, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना। बस ये जो आर्टिकल है ना, इसकी वजह से क्या है, ये दो दो आर्टिकल्स हैं, इसकी वजह से जो मतलब हमारा प्रेसिडेंट है ना, इट वाज लाइक डबल स्टैम्प फॉर अस। ठीक है, उसको सब कुछ पूछना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जो 52 या 53 आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो भी यूनियन की पावर है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कि जो भी साइन होगा, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा लॉ का, वो सब का सब कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 52 और 53 यही कहते हैं। नेक्स्ट इज, ध्यान से पढ़ना, देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister to advise the president who shall act in accordance with his advice। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 75 कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, मैंने आपको कल अंकित था क्लास में, अंकित आपको एक क्लास में मैंने यही कराया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री। क्यों है? क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या है? रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। ठीक है, एक बार ना यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, कि एग्जीक्यूटिव, द इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। आप में से कोई बता सकते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत? ध्यान से सुनना प्लीज, कि हमारी जो कंट्री है वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के। I think responsible to only the Lok Sabha. हाँ, ठीक है, ये सब गलत कराए थे क्योंकि सबको लगा था कि हाँ पार्लियामेंट के ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। मैम एक 70 आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के बारे में बात हुई हुई है। हाँ जी, कहाँ पे? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। हाँ जी, इसमें नहीं है मैम, मतलब वो पेयर एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें बोलो। करेक्टर की बात हुई है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात ही होती है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी करेक्टर की बात हुई है उस क्लोज 3 में। समझ गए? यस मैम। ठीक है, अगर आप बेयर एक्ट को साथ साथ रख रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना उस पर कम जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है और इस बुक में ना काफी सॉर्टेड दिया हुआ है। बेयर एक्ट का फायदा पता है कहाँ होता है? बेयर एक्ट का फायदा होता है उसमें आर्टिकल्स में। फॉर एग्जाम्पल, कि आर्टिकल्स आपको थोड़े बहुत तो पता लगने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 52 है वो प्रेसिडेंट है, 74 ये है, 75 ये है, 111 है जो वो एसेंट वाला है। ठीक है, वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ना क्वेश्चन आया था, काफी आते हैं आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन, जैसे ना 110 है वो मनी बिल है। ठीक है, तो एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 109 है ना वो मनी बिल के बारे में बात करता है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि 109 भी मनी बिल के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आपने एक बार बेयर एक्ट की शक्ल भी देखी होती है ना, तो हमें पता होता है कि 109 भी मनी बिल है, 110 भी मनी बिल है। तो रिलेटेबल रहता है, रेदर देन फोकसिंग कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये देखो कि क्या क्या से आर्टिकल्स है, कि कहाँ कहाँ पे चैप्टर्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कि पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 6 कौन से आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है। बस इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछते हैं आर्टिकल 52 है ना, वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। अगर किसी को पता हो कि हाँ भी 52 एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट हो रहा है और 52 प्रेसिडेंट है, तो वो क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन जिसको आर्टिकल याद नहीं है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि सब कुछ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही पूछ के कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर से ही पूछ के कर रहे हैं, तो मैं आपको वही बता रही थी कि सिर्फ 3 ही चीजें हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन ला सकता है। फर्स्ट दिस, सेकेंड दिस एंड थर्ड दिस। ठीक है, पहला क्या है कि मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन है और प्राइम मिनिस्टर को ना मेजोरिटी नहीं आई कोई, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आगे नहीं आ रहा, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, एक तो ये डिस्क्रिप्शन है उसके पास।
क्लियर। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ना डिसमिस कर सकता है अगर वो अपनी कॉन्फिडेंस पूरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ना, राहुल गांधी ने ना आई थिंक 1 साल में ना वो बोला था कि जो मोदी गवर्नमेंट है ना उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करो, इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो हमें फ्लोर ऑफ हाउस पे बताओ। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी कॉन्फिडेंस को पूरा कर लिया था, इसलिए प्रेसिडेंट उसको डिसमिस नहीं कर पाई थी। अगर वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता तो गवर्नमेंट गिर जाती, वो डिसमिस हो जाती। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। मान लो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, काउंसिल इनके पास कोई बहुमत नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेगा प्रेसिडेंट की हाँ जी आपकी सरकार को गिराए या ना गिराए, तो वो गिरा देगा, वो तो कहेगा कभी ना गिराओ। तो डिसमिसल और डिसोल्यूशन और अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अगर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन से, ये 3 चीजों पे ही डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रेसिडेंट की। क्लियर? क्लियर है आप सबको? यस मैम। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये पेजर्स हैं, मतलब ये आपका हमने पहले ही पेजर्स कर लिए थे साथ साथ। इसमें वही पार्डनिंग पावर्स हैं, अगेंस्ट यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस। पार्डन क्या होता है, कम्यूट, रिमिशन, रिस्पायर, रिप्रीव क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 52, 74 एंड 75 के बारे में हमने बात की। 52 और 53 लगभग सेम ही है, दोनों में ही प्रेसिडेंट की बात की हुई है। तो ये आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक बार ना इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, आप सब ना 75th क्वेश्चन करने का ट्राई करो। इसमें बहुत चीजें जो अभी आपको नहीं आती होंगी, बट वैसे ही ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो 75th ट्राई करो पहले। मैं इट्स बी। इट्स बी, ओके। आप मुझे बताओगे कि फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट मैम। अच्छा, तो फिर अगर खुद सोचो, अगर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर रहा है तो उसकी रिकमेंडेशन कौन रखेगा? यस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 1 तो आएगा, तो मतलब बी नहीं है, बल्कि सबसे पहले बी काटना था। ठीक है। ठीक है, तो बी तो गया। अब या तो ए है कि सिर्फ ए की ठीक है, या फिर सी है, या फिर डी है। ये सही है। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना कि एस सीज, एस टीज, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये भी सही है। ठीक है, इट मीन्स ये भी गलत है। अब या तो सी है या फिर डी है। अब चलो, अब तो 50-50 में आ गया, अब आप ट्राई करो। ये तो डी होगा मैम। नहीं नहीं नहीं, जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, हम आगे तभी मैं कह रही हूँ हमने करा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो इस ये जो कमेटी की रिपोर्ट होती है ना, ये कमेटी, ये पार्लियामेंट की कमेटी है। प्रेसिडेंट का इसका कोई रोल नहीं होता, ये पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती है। जो इसका हेड होता है ना, वो कोई पार्लियामेंट का बंदा होता है, तो वही रिपोर्ट देता है आगे। ठीक है, जो सीएजी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, तो उसकी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट देता है, तो आंसर इज सी। क्लियर? हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कोई नाम की चीज है और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा, सीएजी पढ़ा और शेड्यूल कास्ट पढ़ा था। अभी दिखा देती हूँ, एक मिनट। इसमें पढ़ा था हमने, इसमें था, ये देखो, ही अपॉइंट्स फॉर सीएजी, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, और एक शेड्यूल कास्ट वाला भी था। ये रहा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरियाज वाली जो भी चीजें हैं, सबका सब कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसलिए आपका आंसर वो है। क्लियर है? ये लिखा हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर? यस। ठीक है, तो इसका आंसर ये। अगला आपको आता होगा, आप ट्राई करो। अगला बहुत इजी है। ए मैम। ओनली वन। ए। ठीक है, सेकंड गलत क्यों है?
नेम ऑफ because द the प्रेसिडेंट। हाँ, अब आपको समझ आ गया ना कि पेपर कैसे चेंज करता है चीजों को, कि वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कर देगा। मान लो अगर आपको वहां पे याद नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर आपको हिट नहीं हो रहा कि यहाँ प्रेसिडेंट आएगा या प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो इसे याद रखना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको अगर बीच में दिक्कत आ रही है तो वो स्टेटमेंट गलत ही होती है। अब इतनी हमने 25 to 30 पावर्स पढ़ी, लेकिन स्टिल आपके अभी तो फ्रेश है, लेकिन जब आप पेपर में जाओगे तो प्रेशर बहुत होता है। अगर आपको डायलेमा आ गया कि हाँ प्राइम मिनिस्टर आएगा या प्रेसिडेंट आएगा, तो उसको गलत ही मानना, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ही जो स्टेटमेंट गलत होती है ना, उसी पे ही हम रुकते हैं, जो बिल्कुल सही होती है उसको हम टिक ही करते हैं। ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखना, इफ यू गेट इन टू डायलेमा तो वो स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इज ए। अब 77 करो। आप देख रहे हो 2014 में सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट 2015 में दोनों सेम है, क्वेश्चन सेम ही बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही यही है। 77 करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। दोनों ही गलत लग रहे हैं हमें। दोनों ही गलत है। सेकंड की चाहे आपको नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होगा सिविल सर्विस बोर्ड का, कोई ब्यूरोक्रेट ही होगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वो भी लगाना पड़ेगा, लाइक कॉमन सेंस टाइप की, हाँ कि वो सिविल सर्विस बोर्ड का नहीं होगा, हर चीज को आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज 78। ये क्वेश्चन हर पेपर में होता है। ये 2018 में यूपीएससी ने पूछा, 2023 में भी पूछा है इन्होंने। ठीक है, ये इनका यही क्वेश्चन फेवरेट है इस चैप्टर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली वन। अंकित आप बताओ। यस, ओनली वन मैम। अच्छा, और कोई भी है ना? आई थिंक सिमरन आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, सो ओनली वन इसका आंसर है, क्योंकि जो एमपीज है उनका हमने पढ़ा था कि इक्वल होता है सबका। क्लियर? क्लियर है ना सबको ये सारा चैप्टर? यस यस। आप लोग घर जाके रिवाइज करते हो? क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे आगे क्लासेस लेते जाओगे ना, फैक्चुअल चीजें बहुत आती जाएंगी। अगर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पेजेस रिवाइज करके आया करो, क्योंकि जैसे अंकित आज आपको 24 नहीं आता। ठीक है, अब जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाओगे ना, तो आपको अमेंडमेंट्स कम से कम हम, आई थिंक 25-30 अमेंडमेंट्स हम करेंगे ही करेंगे। तो 24 तो बहुत पीछे छूट जाएगी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। ओके। ठीक है, तो अब हम ना वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हम बुक से नहीं पढ़ते क्योंकि काफी टाइम जा रहा है, तो हम सिंपल सा ही रखते हैं इसको, कि वाइस प्रेसिडेंट हम, ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट, बस इतना सा। ठीक है, हम इसमें से ही पढ़ेंगे और बुक से मैं आपको दिखा दूंगी कैसे जल्दी जल्दी करना है हमने। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट देखो, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, एक बार इसके ना थोड़े से आर्टिकल्स देख लेते हैं बस, क्योंकि अगर आर्टिकल नहीं देखेंगे तो फिर सही नहीं होगा। ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का छोटा सा ही चैप्टर है। 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो 63 और 64 आर्टिकल है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मान लो अगर आपको पेपर में याद नहीं आ रहा कि 63 और 64 वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, और मान लो उन्होंने दे दिया आर्टिकल 63 और उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया, तो आप एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि जो 52 से लेके 78, आई थिंक 78 या 79 तक एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो आप 63 में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा एग्जीक्यूटिव का मैच दिया हुआ है। वो कभी भी ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इकट्ठे नहीं देगा, वो मैच में वाइस प्रेसिडेंट ही देगा, या वो और कुछ बकवास ही देगा जो लेजिस्लेचर में होगी।
तो इतना ब्रॉडर सेंस में तो याद रखो कि जो 52 to 78 है वो एग्जीक्यूटिव है, फिर आगे 79 टू आई थिंक 123 122 तक लेजिस्लेचर है। इतना इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सेकंड सिटीजन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेकंड में होता है ऐसा कुछ, अमेरिका से लिया गया। इसका इलेक्शन देखते हैं वन पेजर से कैसे होता है। इसका इलेक्शन कैसे होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। प्रेसिडेंट से बहुत अलग है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट्स थे। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। सो नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, लेजिस्लेटिव स्टेट्स के कोई भी नहीं होते, ठीक है। अब इसका भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है मान लो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि हाँ जी आपके इलेक्शंस वॉइड थे, तो आपके इलेक्शंस वॉइड थे। क्वालिफिकेशंस क्या है, सेम प्रेसिडेंट वाली, 35 ऑफ एज, एंड इनके राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें क्या था, लोकसभा के लिए, इसमें क्या है, आप राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना। जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो सीजीआई कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या है, लीव द प्रीवियस सीट इफ इलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, और उसने क्या किया, वो ना एमपी है, ठीक है, एमपी या एमएलए है, तो अगर वो इलेक्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वो उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, एमपी एमएलए वाली किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्या वो किसी भी हाउस का मेंबर है? नहीं, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ठीक है। ना ही प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर होता है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर होता है। वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन स्टिल वो कोई हाउस के मेंबर नहीं होते। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। आगे है कि अब इसको रिमूव करना है मेरे को। इसके लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं है कि हाँ जी रिमूव कर दिया, जैसे कि हम 1/4 ऑफ चार्जेस हैं, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी। इसके लिए कोई मतलब फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता। इसके लिए एक इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, 50% ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है, 50% ऑफ टोटल सीट्स माइनस वैकेंसीज। ये जो पिछले वाला पेजर है उसमें हमने पढ़ा है, जो आज आए हैं वो पिछले वाले में देख सकते हैं कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हाउस में 245 मेंबर्स है, तो आप 50% लो माइनस वैकेंसीज। फॉर एग्जांपल 245 मेंबर्स है और पांच पांच सीटें खाली हैं, तो आप 240 का 50% करोगे। क्लियर है ये जो आज आए हैं उनको? यस मैम। ठीक है। तो फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है राज्यसभा में, और इसका रेजोल्यूशन ना राज्यसभा में ही पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना था, उसका रेजोल्यूशन हम लोकसभा में भी पास कर सकते थे और राज्यसभा में भी कर सकते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ हम राज्यसभा में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहां से पास हो जाता है, तो लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंकित है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसको मैंने रिमूव करना है, और मैं राज्यसभा हूँ। मैंने पहले इफेक्टिव मेजोरिटी से अपने इसको रिमूव करने के लिए पास करवाना है कि इसको रिमूव करो, उसके बाद मैं लोकसभा में भेजूंगी कि आप सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करो और इसको रिमूव करो। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के लिए मेंशन था वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो ये आपके इतने फैक्ट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। फर्स्ट इज कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, डिस्प्यूट कहाँ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं, 35 एज, राज्यसभा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन भी कौन लेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन भी कौन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट लेता है और वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट लेता है, दोनों का उल्टा है, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि अगर आप एमपी हो और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। इम्पीचमेंट हमने डिस्कस कर लिया कि इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, और कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। क्लियर है ये सबको? ये इतना यस सही है वाइस प्रेसिडेंट, यस मैम। अच्छे से ना? हाँ जी। सिमरन आप एक बार चैट में लिखोगे, आप हो यहाँ पे?
लिख देना, ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया हो सारा। अब अगले चैप्टर पे चले, प्राइम मिनिस्टर पे। ये आपका कंप्लीट हो गया, अगर यहाँ से नहीं पढ़ना दैट्स फाइन, अगर नहीं पढ़ना तो ठीक है। वैसे दिखा देते हो फटाफट कि कहाँ कहाँ से उठाया हुआ है। इलेक्शंस, ठीक है, यहाँ इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल होगी अगर कोई डिस्प्यूट होगा, ठीक है। दिस इज क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए होना चाहिए। दिस इज वेरी क्रैमिंग, नहीं पूछेगा कि 20 इलेक्टर्स हो, ये हो, इतना पैसा डालना है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले वाली सीट अपनी वकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए होता है ये, ठीक है, ये तो सबको ही पता होता है, इसलिए उसमें नहीं लिखा हुआ था। 5 ईयर्स के लिए है। और रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को जाएगा। फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक मेजोरिटी, मतलब ये मेजोरिटी चाहिए होती है राज्यसभा की, जिससे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा को भी पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी से। हम ये रिजोल्यूशन सिर्फ कहाँ करेंगे? राज्यसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम वाइस प्रेसिडेंट का रिजोल्यूशन कहाँ करते हैं? राज्यसभा में ओनली, ठीक है। ये बहुत फैक्चुअल है कि सिर्फ राज्यसभा में ही पास होता है, लोकसभा में नहीं होता है। कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब जैसे ना उसमें था कि प्रेसिडेंट जो है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ आपको कि वाइस प्रेसिडेंट के ना 5 साल कंप्लीट हो गए और उसने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है? मैम इलेक्शन तक जब तक नया सक्सेसर नहीं आता। सक्सेसर आता है। अब आप मुझे ये बताओ कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो उसकी सीट पे कौन बैठेगा? शायद प्रेसिडेंट ही काम करेगा उसके। और नहीं चार्ज चला नहीं, जाएगा मैं उसका। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो कोई भी नहीं बैठेगा, वो सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती ना तो वाइस प्रेसिडेंट आता है। वाइस, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट होगी तो क्या होगा। बस इतना ही लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जल्दी हेल्ड कराने हैं, बस, ठीक है, इसे याद रखना। ये बहुत डीप है, ये नहीं पूछेंगे, वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे ओके, चले। आज के लिए बहुत है मैम। अच्छा चलो, बस लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद खत्म करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ये याद रखना बस, ठीक है। कोई बताएगा कौन है हमारा चेयरमैन? अभी तो मैम जगदीप धनखड़ थे तो उन्होंने तो हाँ रिजाइन जी। कर दिया। हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो कौन बैठा है अब? अभी नहीं पता मैम। पता नहीं, शायद बैठे भी हो ना बैठे हो। बट आपको बस ये बताना था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो धनखड़, मतलब जो पहले थे वो वाइस प्रेसिडेंट के भी काम करते थे और चेयरमैन के भी काम करते थे, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? आपका कल प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, और हम आगे भी चलेंगे, ठीक है, कि आगे आगे मतलब कैसे चल रहा है। आपको सब समझ आ गया ना? और जो पेजेस हैं वो पहले ही शेयर कर दिए थे, और जो पीडीएफ है वो भी शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं, और प्लीज कल पेजेस पढ़ के आना। ये अभी, ये तो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। आगे जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे चैप्टर सारे इजी हैं, बस फैक्चुअल है। तो प्लीज पेजेस पढ़ के आना, और ये थोड़ा सा बुक पढ़ने की अब आदत डालो, क्योंकि एट द लास्ट आपको भी पेजेस बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर, एंड कर देते हैं सेशन। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।